गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल में। और आज का जो हमारा वीडियो है वो लाइट एंड रिफ्लेक्शंस पे होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है बोर्ड के एग्जामिनेशन से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास बचे हुए हैं, क्योंकि 3 महीनों के बाद आप काफ़ी परेशान हो जाओगे चीज़ों को कवर करने में, जब आप शुरुआत से चीज़ें नहीं अच्छे से करते हो। अभी भी आपके पास मेरे को लगता है कि मोर देन सफिशिएंट टाइम है खुद को तैयार करने का, 90 प्लस स्कोर करने का। बट उसके लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पे जाके आप 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे और बोलोगे कि मैं पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करूँ, तो पॉसिबल नहीं है। आपके मार्क्स हमेशा एवरेज ही रह जाएंगे उस केसेस में। तो मेरा और अपने बड़े भाई की तरह अगर आप मेरे सलाह को मानते हो, तो आप ये सलाह भी मान लो कि आपको एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन अब अच्छे तरीके से स्टार्ट कर देने हैं। अभी तक आपने दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए और काफ़ी इंजॉय के साथ किए होंगे, नो डाउट। और बहुत ही अच्छी बात है कि आपने सेलिब्रेट किया, और बिल्कुल आप सेलिब्रेट करो। बट अब जो है आपके सीरियस होने का वक्त है। तो अब जो भी आगे फेस्टिवल 1 या 2 दिनों के आने वाले हैं, जो भी छुट्टियां 1-2 दिनों के लिए आने वाली हैं, उन छुट्टियों को यूटिलाइज़ करो और बेहतरीन ढंग से पढ़ो, ताकि ये एग्ज़ाम आपको एक बेहतर कल की तरफ लेके चला जाए। चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक पे, टाइम ख़राब ना करते हुए, क्योंकि आपको भी समझ में आता है कि आपके 3 मंथ या ये जो 3 मंथ्स है ये कितने वैल्यूएबल हैं। तो मैं बहुत तेज़ी से क्विक रिवीजन के तौर पे ये लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कम से कम समय में। तो आई होप देखते हैं हम इसको कितना टाइम में ख़त्म कर पाते हैं। लाइट एंड रिफ्लेक्शन इस चैप्टर का नाम है, और आपको पता है कि लाइट का इस चैप्टर का कितना यूटिलाइजेशन है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। तो मैं न्यूमेरिकल्स भी लेके आऊँगा। अब जो लाइट एंड रिफ्लेक्शंस है इसके थ्योरी पोर्शन को मैं कंप्लीट करा दूँ, फिर इसके अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। तो लाइट एंड रिफ्लेक्शंस आपको पता है। पहली चीज़ें, लाइट क्या होता है? तो लाइट हेल्प्स टू सी द थिंग्स, चीज़ों को हमको देखने में मदद करता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो लाइट है। देखो, आप किसी अंधेरे कमरे में रहते हो, जैसे ये व्यक्ति किसी अंधेरे कमरे में जाता है, तो इसकी आंखें तो हैं बट चीज़ों को देख नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का लाइट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसकी वजह से वो चीज़ें देख नहीं पा रहा है। और सिंपली यहाँ पे देखो, सिर्फ एक लाइट लगी हुई है जो इस लड़की पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे तो आपके फोकस बहुत अच्छे होंगे, यहाँ पे फोकस किया जा रहा है जिससे कि ये लड़की क्लियर दिख रही है, मगर इसके आजू बाजू चीज़ें हमको नज़र नहीं आ रही है उतने अच्छे से, क्योंकि लाइट जो है वहाँ पे नहीं पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि लाइट कभी भी जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के आपकी आंखों में आता है, वो रिफ्लेक्शन जब आपकी आंखों में वापस आता है, तो आप चीज़ों को देख पाते हो। डेफिनेशन भी वही कहता है कि लाइट क्या है, तो एनर्जी का एक फॉर्म है जो हमें क्या देता है, सेंसेशन ऑफ विजन देता है, यानी चीज़ों को देखने में मदद करता है। कुछ फिनोमिना है लाइट्स के रिगार्डिंग। क्या क्या फिनोमिना है? तो आप जो भी इमेजेस फॉर्म होते हुए देखते हो मिरर में, ये इसलिए फॉर्म हो पाता है क्योंकि लाइट के एग्जिस्टेंस है, इसकी वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स देखते हो, ये सिर्फ लाइट से बिलोंगिंग फिनोमिना है। जो आपको रेनबो फॉर्म होता है, ये विदाउट लाइट यू कांट फॉर्म द रेनबो, है ना। आसमान में जो 7 रंग के कलर देखने को मिलते हैं जो काफ़ी सुंदर लगते हैं, वो किससे फॉर्म होते हैं? तो लाइट्स की वजह से फॉर्म होते हैं। फिर आप देखते होंगे कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त बेंड हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं लाइट के रिस्पेक्टिव में, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे समझेंगे और धीरे धीरे चीज़ें देखेंगे। अब आता है हमारा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में हम सीधी सी बात समझेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शो करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? तो एक ऐसा वेव है जो किसी मीडियम का मोहताज नहीं है, यानी कि ये किसी भी मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है। मीडियम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रैवल करेगा। यानी वैक्यूम में ट्रैवल भी कर सकता है और मीडियम, किसी भी मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है, ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ, सीधी रेखा में जाएगा। लाइट का डुअल नेचर्स होता है। किस तरीके का डुअल नेचर मिलेगा? तो लाइट जो है ये किस तरीके का, तो वेव एंड पार्टिकल्स, ये दोनों फॉर्म में आपको अवेलेबल मिलेगा। वेव एंड पार्टिकल्स ये दोनों फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट न्यूटन्स के द्वारा करवाया गया था
सॉरी आइंस्टीन के द्वारा करवाया गया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थ्योरी। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लाइट जो है वो शैडो कास्ट करता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक प्रॉपर्टीज है लाइट का, तो वो चीज़ें देखनी है। लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो वैक्यूम में देखने को मिलेगी, वैक्यूम में देखने को मिलेगी, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड है। ठीक है, आई होप चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रहा हो। अब हम कौन सी चीज़ें हम देखेंगे लाइट के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पढ़ना है रिफ्लेक्शंस पढ़ना है, रिफ्रैक्शंस पढ़ना है, एब्जॉर्प्शंस भी आप देखोगे कि लाइट किस तरीके से एब्जॉर्ब करती है। ये सब छोटी छोटी कुछ फिनोमिनाज है जिसको पढ़ना है। पहला आता है हमारा रिफ्लेक्शंस के बारे में समझेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट का बाउंस बैक हो जाना। ठीक है, कब, जब वो किसी पॉलिश सरफेस से टकराता है और वापस आप ही की तरफ आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेगा। आप समझो एक छोटी सी बात, एक बॉल को आप दीवार में फेंक के मारते हो और वो बॉल वापस आपकी तरफ आ जाता है, यानी इसको कहेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ द बॉल, है ना, या ये कह सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल। वही सेम चीज़ कहा गया है कि अगर हम लाइट को थ्रो किए, है ना, किसी पॉलिश सरफेस और वापस हमारे मीडियम में लौट के आ जाती है तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वही लिखा गया कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक ऑन द पॉलिश सरफेस। ठीक है, पॉलिश सरफेस कैसा, मिरर के जैसा, है ना। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, है ना, व्हेन इट स्ट्राइक इन द पॉलिश सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि दो लॉ दिए गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता होता है कि लॉ इज़ वैलिड फॉर एवरी कंडीशन एवरी सिचुएशन। हर एक कंडीशन हर एक सिचुएशन पे लॉ वैलिड होता है। देखो सिंपल सी बात समझाता हूँ, मैं अमीर और कोई गरीब है, अगर मैं कोई गलती करूँगा इस लॉ के अगेंस्ट तो मेरे को भी सेम सज़ा मिलेगा जैसे उस गरीब को मिलता है ना। तो सिंपल सी बात है। तो यही लॉ बताता है, लॉ समझाने की यही कोशिश करता है कि ये जो चीज़ें हैं ना हर किसी के लिए यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, इक्वल है। तो वही रिफ्लेक्शंस भी, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है हर कंडीशंस में अप्लाइड होगा, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो या इरेगुलर सरफेस हो, चाहे वो सीधा हो चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा हो, सब जगह पे। तो क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा क्या कहता है कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। हर के इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए यहाँ पे ये आने वाले रेज को हम इंसिडेंट रे कहते हैं, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, और ये बीच में जो लाइन खींचा गया जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ये 90 डिग्री होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल कहा गया। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, इसी प्लेन पे एग्जिस्ट कर रहा है ये। अब एंगल ऑफ आई यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। यही दो नियम है और ये दो नियम हर एक जगह पे एग्जीक्यूट होते हैं। अगर आई, मैं बता दूं कि अगर ये एंगल आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो अगला जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो भी कितना होगा, 45 डिग्री का ही होगा। तो ये बात समझना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इमेजेस फॉर्म होते हैं, तो इमेजेस जो है वो उसको बेसिकली आप दो पार्ट में क्लासीफाइड कर सकते हो। तो दो पार्ट में कैसा कैसा हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा आपका रियल इमेज और दूसरा आपके पास हो जाएगा बेसिकली दूसरा आपके पास हो जाएगा वर्चुअल इमेज। दूसरा आपके पास है तो ये वर्चुअल इमेज। तो इमेज को हम दो पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, पहला रियल इमेज और दूसरा है हमारे पास वर्चुअल इमेज। रियल इमेज होता कैसा है, जैसा कि नाम से साउंड करता है कि रियल मतलब वास्तविक, रियली एग्जिस्ट करता है। हम कहते हैं ना, हम और आप जब बात करते हैं तो कहते हैं कि इट्स रियली, इट्स ए रियल थिंग, तो वही रियल की बात कर रहा है। वर्चुअल की बात करें, इट्स ए वर्चुअल वर्ल्ड, मतलब ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम बस सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। तो वही कहा गया कि रियल इमेजेस कैसे होते हैं। तो ये इमेजेस देखिए, जब कभी भी दो लाइट रेज एक दूसरे के साथ आफ्टर रिफ्लेक्शंस मीट करता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद, पॉलिश सरफेस के बाद रिफ्लेक्ट होकर जब एक दूसरे से मिले तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल इमेजेस होगा। देखिए, लाइट मीट एट अ पॉइंट, द इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट मीट एट द पॉइंट, है ना, एक्चुअली मीट करे तो वहाँ पे हमारा रियल इमेजेस फॉर्म होता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जब भी लाइट रेज, दो लाइट रेज एक्चुअली मीट करे तो
वो पॉइंट पे जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज हमारा रियल इमेज होगा। क्लियर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये जो रियल इमेजेस होते हैं ये ऑब्जेक्ट के साइड पे ही होते हैं, ठीक है। या यूं कह सकते हो कि जिधर रिफ्लेक्शन हुआ उस साइड पे ही होगा, यानी मिरर के साइड पे ही होगा, ठीक है। मिरर के पीछे नहीं होगा, मिरर के साइड पे ही होगा, या बिफोर ऑफ द मिरर कह सकते हो आप। तो देखो, इट इज फॉर्म ऑन द डिफरेंट साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिफरेंट साइड्स पे होता है बट वो मिरर के साइड्स पे ही होता है, समझ में आ रहा। इट फॉर्म ऑन द डिफरेंट साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट फॉर्म्स ऑन द सेम साइड ऑफ दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दोनों उल्टा पल्टा हो गया है आपका, इस पे ध्यान देना है कि ये जो हमारा रियल इमेजेस होगा ये मिरर के साइड पे ही होगा, ठीक है। और रियल इमेजेस जो होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल इमेजेस इन्वर्टेड होता है, यानी रियल इमेजेस हमेशा उल्टा होगा। रियल इमेजेस को इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। खास बात यही है कि रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन इन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेजेस की बात करें तो वर्चुअल इमेजेस तुमको महसूस होगा कि वो एक दूसरे से मिल रहा है, एक्चुअली मीट नहीं करेगा। वी आर एजम्स, क्या करेंगे हम उसको, एजम्पशन करेंगे कि वो कहीं ना कहीं जाके इस पॉइंट पे आके मीट करेगा, बट वो एक्चुअली मीट नहीं हो करेगा, ठीक है। ये जैसा कि मैंने पलट गया है, बोला कि ये हमेशा क्या होगा, तो डिफरेंट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट साइड पे तुम्हारा कैसा है, वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज कैसा बनेगा, तो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेंड इन द स्क्रीन, ठीक है। तो इस तरीके के दो इमेजेस हैं, इमेजेस वर्चुअल एंड रियल इमेजेस। आपको आई होप समझ में आया है। अब हम लोग चलते हैं इमेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के इमेज के बारे में समझेंगे कि प्लेन मिरर कैसा होता है। तो प्लेन मिरर बेसिकली किस तरीके का होता है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर समझने जाएं तो इमेज कैसा होता है, तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। प्लेन मिरर पे जो भी इमेजेस बनेगा, अब प्लेन मिरर कौन सा होगा, तो आप आराम से आप उस मिरर की बात करो जहाँ पे आप अपना चेहरा सबसे पहले सुबह देखते हो, तो वहाँ पे कैसा, वो प्लेन मिरर है, वो आपको इमेज कैसा दे रहा है, वर्चुअल दे रहा है और इरेक्ट दे रहा है। यानी कि वो इमेज आपको कैसा दे रहा है, जैसा मैं दिख रहा हूँ एज इट इज़ वैसा दे रहा है, यानी सीधा देगा। और कैसा देगा, वर्चुअल देगा, यानी बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा, मिरर के पीछे फॉर्म होगा। क्लियर बात। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, आप देख लो। ऑब्जेक्ट को ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इमेजेस कहाँ बना, ए डैश बी डैश पे बना। और देखो आप, मैंने क्या बना, इरेक्ट बना, यानी कि ये कैसा बन रहा है, सीधा ही तो बन रहा है, सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। देखो यहाँ पे इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है। क्लियर। आप एक चीज़ और देख सकते हो, मिरर से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस इमेज का भी है, ठीक है। मिरर का जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस किसका है, इमेज का है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। और एक चीज़, एक बात है कि पहले तो आपका वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, सेम साइज़ का बनाया हुआ है, ये देख लो, सेम साइज़ का, ना छोटा ना बड़ा, इक्वल साइज़ का बनता है। वरना हम सोच के देखो, हम प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखने जाए, हमारा नाक बड़ा लगे, हमारा मुंह बड़ा लगे, इस तरह की चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती है। तो चूंकि प्लेन मिरर का ये खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस को फॉर्म करता है। फिर क्या बनाएगा, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट का साइज रहेगा उसी साइज का तुम्हारा इमेज बनेगा। फिर क्या बनाएगा, इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बनता है ना। इमेजेस कहाँ बनते हैं, तो पीछे बनेंगे, मिरर के पीछे बनेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट फ्रंट पे है। उसके बाद ये कैसा बनाएंगे, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड कहने का मतलब है आपका लेफ्ट और राइट वो इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा, यही बात है आपकी। देखो लेटरल इन्वर्जन को कहा दिया गया, द राइट साइड फॉर ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड एंड और वाइस वर्सा, यानी कि राइट साइड लेफ्ट साइड दिख रहा है तो लेफ्ट साइड राइट साइड में दिखेगा। ये जनरली आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लड़कियों खास करके जो कान की बालियाँ पहनते हैं वो बड़ा आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब आप कान की बाली लेफ्ट साइड पर पहनते हो तो आपको राइट साइड पे महसूस होगा, राइट साइड पे पहनो तो लेफ्ट साइड पे। खास करके इमेजेस को जब देखते हैं तब आपको ऐसा लगेगा कि मेरा लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया। एम्बुलेंस में भी जो हम नेम्स वगैरह लिखा रहता है वो उल्टा लिखा होता है, ताकि जब हम मिरर में देखें अपने साइड व्यू मिरर में तो वो सीधा नज़र आए। तो लेटरल इन्वर्जन का ही इम्पैक्ट ये होता है कि हम इस तरीके से चीज़ें लिखते हैं, यानी एम्बुलेंस में जो हम नेम फ्रेम करते हैं, एम्बुलेंस जो वर्ड्स होते हैं वो सारे उल्टे रखे होते हैं, ठीक है।
अब देखिए हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ लेटरल इन्वर्जन समझ में आ गया कि एम्बुलेंस लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है, ताकि रेयर व्यू मिरर में यानी कि साइड मिरर में जो भी ड्राइवर रहे उसको सीधा दिख जाए और आसानी से पास मिल जाए, इसके लिए। अब आते हैं मिरर। तो मिरर को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। एक तो हम प्लेन मिरर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? कर्व्ड होता है। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको कर्व्ड मिलेगा उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेयर के शेप में रहेगा तो उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, दूसरा हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है। बड़ा आसान है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। अब मैं इसको याद करा दूंगा आपको। देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात करें ना तो आपको पता है केव, केव मतलब गुफा होता है। अब इसी बात को याद रखना है टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर, खास करके मिरर में, कि केव मतलब गुफा होता है। जहाँ पे भी आपको गुफा जैसा चीज़ दिख जाए या गुफा जैसा सिनेरियोज दिख जाए आपको कॉनकेव मिरर समझना है। मैं आपको समझाऊंगा, चीज़ें बड़ी आसान से जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्वेक्स मिरर भी समझना है। तो वैक्स आपको पता है कि जब भी वैक्स गिरता है किसी जगह पे, अगर कैंडल मेरा जल रहा है, कैंडल से जो वैक्स गिर रहा है ये डूम लाइक शेप बना देता है ना। तो जहाँ पे भी आपको डूम लाइक शेप इस तरीके से उभरा हुआ मिलेगा उसको हम कॉन्वेक्स मिरर के रूप में रखेंगे। अब देखो यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे ये जो बर्तन है ये नीचे की तरफ धंसा हुआ है, तो ये बिहेव कर रहा है किस तरीके से? तो कॉनकेव मिरर की तरह। ये केव मतलब आपको गुफा है, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है? पहली बात, हम कॉनकेव मिरर होता क्या ये समझ लें तो हम लिख सकते हैं क्या, मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। तो कॉनकेव है जैसा, तो कर्व्ड कैसा होगा? ये कर्व्ड इनवर्ड होगा। मैं आपको बहुत कुछ लिखा सकता हूँ बट मैं नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाए और आसानी से आप चीज़ें समझ जाए। तो कर्व्ड इनवर्ड यानी अंदर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा हुआ हो ना इस तरीके का, तो ये क्या होगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? तो कर्व्ड है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है। और कॉनकेव मिरर का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, है ना। कन्वर्ज मतलब एक जगह लाके चीज़ें समेट देगा, कन्वर्ज कर देगा। तो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के प्रॉपर्टीज़ का। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है? तो कर्व्ड आउटवर्ड होता है ना। ये आउटवर्ड बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा, कर्व्ड आउटवर्ड, ठीक है। और इस तरह के मिरर को, कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं? तो डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। देखिए इसको कन्वर्जिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये लाइट इधर से पहुंचा तो ये वापस रिटर्न होने के वक्त, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आके मिल जाती है। यानी सारी की सारी लाइटें आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे के साथ आके मर्ज होती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आया। कॉमन टर्म्स है कुछ स्फेरिकल मिरर को, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। These common terms help you to solve the numericals and numericals is very valuable for you for the board examination। आप ये बात अपने दिमाग में, जहन में बिठा लो, है ना। कहीं पे गांठ मारना है वो गांठ मार के रख लो। न्यूमेरिकल्स इज़ वेरी वैल्यूएबल, आपको 4 से 5 मार्क्स वो दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे आपको, तो आपको ये ध्यान रखना और ये चैप्टर ही आपको दिलवाएगा। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कैसा है? तो देखिए ये पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो जोड़ता है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जैसे कि ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है जो बेसिकली पोल, ये पोल वाला पार्ट है, ये पोल वाला पार्ट है। और ये देखिए क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, इन तीनों लाइनों को जोड़ने का जो काम करे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस कहा गया। तो वही बोला, लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप तीनों लिख सकते हो, द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो इन तीनों को सीधा जोड़ता है। क्लियर बात। दूसरी पोल की बात करें तो पोल क्या है? तो पोल क्या है? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। एपर्चर की बात करते हैं तो एपर्चर पूरा टर्म, ये यहाँ से M से N, ये पूरा का पूरा क्या है? एपर्चर है। तो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, जो इफेक्टिव डायमीटर की बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एपर्चर कहते हैं। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो आपको। अब आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे तो आप देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। तो बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर विच द
पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। देखो सेंटर ऑफ, यहाँ पे अलग तरीके से लिखा गया, द सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फेयर विच मिरर वॉज द पार्ट, है ना। किसी एक पूरे का, ये कभी ना कभी तो ये इस तरीके से रहा होगा, सर्कल रहा होगा, इसका जो सेंटर पार्ट है यही तुम्हारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपको पता है कि इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फोकस की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो फोकस इस जगह पे है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सबसे मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस में वेयर ऑल पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, कह सकते हो कि जितनी भी लाइन है ये आफ्टर रिफ्लेक्शंस जो है ना मीट करती हैं उस जगह पे, तो उसको हम फोकस कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि द मीड टर्म ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस। फोकल लेंथ की बात कहेंगे तो बस वही, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आई होप चीज़ें यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है, अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लासेस में हम रूल्स ऑफ मेकिंग डायग्राम बाय द स्फेरिकल मिरर ये पढ़ेंगे, और आई थिंक लगता है 1 आवर्स में हम इसको फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में। सी यू, बाय बाय।